दिनेश सर वर्क डन बताए, वर्क डन कैसे निकालना है। वर्क डन बाई वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बताया था कि मॉड एस कॉस थीटा। आई थिंक ये हो गया था तुम लोग का वर्क डन का फॉर्मूला, ये हो गया था। हाँ सर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये एक ब्लॉक है, मास 5 kg, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन at an angle 37 degree with the horizontal. इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3. क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स सेकेंड frictional force in 10 seconds. हाँ, आया किसी का? हाँ, कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? अनुष्का, पहले एक्सेलरेशन। ओके, सबसे पहला काम, सबसे बेसिक एक्सेलरेशन निकालेंगे। ओके, बट उससे भी बेसिक क्या है? सबसे बेसिक स्टेप पहले नॉर्मल
नॉर्मल निकालेंगे और बाद सबसे में पहले फ्रिक्शन। हाँ FBD ये सब। तो सबसे पहले क्या क्या फोर्स लग रहा है? F cos 37 दैट इज 48, ये वाला 36, नॉर्मल 50 और फ्रिक्शन। नॉर्मल कितना आ गया? 14 न्यूटन। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ एन, ये हमें पता है, दैट इज 0.3 टाइम्स ऑफ 14। 14 3 जा 42, 4.2 न्यूटन। अब क्या 4.2 न्यूटन लगेगा या उससे कम लगेगा? 4.2 लगेगा। क्यों 4.2 न्यूटन क्यों लगेगा? बिकॉज फोर्स 4.2 से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि फोर्स जो आगे की ओर लग रहा है दैट इज 48, वो 4.2 न्यूटन से ज्यादा है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 4.2 न्यूटन। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने गलत क्या किया होगा? नॉर्मल नॉर्मल 500 कितने लोगों ने लिया? सॉरी नॉर्मल 50 कितने लोगों ने लिया? लिया किसी ने? देवांगी। ओके, और काफी लोगों ने लिया होगा यार। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पहला, ओके समीक्षा, तो यहाँ पर अपना पहला गलती होता है कि हम लोग FBD नहीं बनाते हैं तो नॉर्मल छूट जाता है, नॉर्मल गलत हो जाता है। तो जस्ट दिनेश सर ने ही बताया होगा कि FBD हमेशा पहला स्टेप होगा, अच्छे से FBD बनाना। ओके, अब फ्रिक्शन आ गया तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज F/m। F/m, दैट इज 48 माइनस 4.2। आगे की ओर 48 है, पीछे की ओर 4.2 बाई m। तो ये आ गया 43.8 बाई 5, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5 8 जा 40, 3 8 5 7 35 30, 8.76 मीटर। सबको आया ये आंसर? हाँ सर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए होगा नेक्स्ट स्टेप? 10 सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट। 10 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से इनिशियल स्पीड इज 0, तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर, ये वाला टर्म 0, दैट इज हाफ इनटू ए आया था 8.76, 8.76 इनटू टी स्क्वायर। टी कितना था? 10 सेकंड। 10 तो 10 स्क्वायर 100 हो गया, तो ये आ गया 438 मीटर। ठीक है, अब वर्क डन बाई दो फोर्स निकालना है। तो पहला वर्क डन बाई फोर्स, तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या आएगा? दो तरीका है। पहला तरीका कि मैं FS cos थीटा करूं, दैट इज 60 into cos 37 into डिस्प्लेसमेंट। पहला तरीका है 60 into cos 37 into डिस्प्लेसमेंट, ये अपना नॉर्मल तरीका है FS cos थीटा। या फिर हम लोग ये काम डायरेक्टली कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? 48, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड है 48। तो सीधा हम लोग कर सकते हैं 48 इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, 60 cos 37 इज 48 बेसिकली। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन 4.2 into 438 और वो नेगेटिव होगा। 4.2 आया था फ्रिक्शन, हाँ 4.2 into 438 into cos 180, 180 डिग्री। cos 180 माइनस 1। यूनिट क्या होगा दोनों वर्क का? जूल्स। जूल्स, इसका भी जूल्स। और डायमेंशन ऑफ वर्क डन क्या होगा?
डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा? नहीं रंजित, वो न्यूटन मीटर जो है ना, वो यूनिट है डायमेंशन। डायमेंशन एमएलटी के टर्म में। सोचो क्या है वर्क डन? वर्क डन And फोर्स का क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीटर। तो क्या आ गया? एम मीटर मतलब एल, एल स्क्वायर, सही है रश्मि, अपॉन टी स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये डायमेंशन हो गया। सेल मतलब एल मतलब लेंथ। जब हम लोग डायमेंशन बात करते हैं ना, तो केजी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से। ये अपना नोटेशन है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला जो हम लोग लगाए हैं, वर्क डन इज मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा, इसका लिमिटेशन क्या क्या है? जो फोर्स रहता है वो कांस्टेंट होगा तभी ये होगा। ठीक है, फोर्स पहला कंडीशन हो गया कि फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा तभी होगा। और कोई लिमिटेशन है? और कोई लिमिटेशन? दूसरा ये वाला नहीं है क्या कि थीटा जो है वो हम लोग कांस्टेंट है तभी हम लोग लगा सकते हैं? मान लो हर इंस्टेंट पे थीटा चेंज कर रहा होगा, तो हम लोग लगा पाएंगे क्या एफ एस कॉस थीटा? नो सर। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का दो लिमिटेशन था। पहला कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा जो है, दैट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी कांस्टेंट, तभी हम लोग मॉड एफ कॉस थीटा लगा पाए। बट व्हाट इफ अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब फोर्स वेरिएबल है या फिर थीटा भी चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे वर्क डन निकालने के लिए? तो नेक्स्ट हेडिंग दो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। तो लेट्स से ये मेरा एक ब्लॉक है, इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ वेक्टर, और मैं बहुत छोटे से टाइम का बात कर रहा हूँ। लेट्स से इन टाइम dt, dt 0 को टेंड कर रहा है। इस dt टाइम में मेरा ब्लॉक ds डिस्प्लेस हुआ, ds इज आल्सो टेंडिंग टू 0, और ये एंगल है थीटा। तो इस छोटे से dt टाइम में वर्क डन कितना हुआ है? इस छोटे से टाइम में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मेरा f जो है वो कांस्टेंट है? हाँ या ना? यस सर। उस बहुत छोटे से टाइम में मैंने बोला कि f कांस्टेंट है। उसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा थीटा जो है वो भी कांस्टेंट है उस छोटे से टाइम में, राइट? यस सर। तो इन स्मॉल टाइम इंटरवल, इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा वर्क डन हुआ, छोटा सा वर्क डन dw, ये हुआ मॉड एफ इंटू मॉड डी एस इंटू कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट?
Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वर्क डन बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जब मेरा ऑब्जेक्ट ds डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मेरा जो वर्क डन हुआ छोटा सा, दैट इज f डॉट ds, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर f डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? Scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मुझे ओवरऑल वर्क निकालना है तो मैं क्या करूं? मान लो मैंने काफी डिस्प्लेस किया, Integrate कर दो. इंटीग्रेट कर दो, तो ये मुझे मिल गया टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। तो एक्चुअल में मेरा वर्क डन का ये फॉर्मूला है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अब जो हम लोग फॉर्मूला ले रहे थे एफ एस कॉस थीटा, क्या वो गलत है या वो सही है? एफ एस कॉस थीटा गलत है या सही है? वो लिमिटेड एरियाज में सही है। वो लिमिटेड कंडीशन में सही है। देखो, उसको हम लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। इफ फोर्स एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हुआ तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ मॉड ds cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं टोटल वर्क डन को। अब अगर मेरा f कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ f को भी और cos थीटा को भी, हाँ या ना? Yes, sir. और ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ ds में क्या बन जाएगा, s, तो फिर मेरा एक कंडीशन बन जाएगा f cos थीटा इनटू s। तो अगर मेरा f और थीटा f थीटा कांस्टेंट है तो फिर मेरा ये रिलेशन आ जाएगा। तो एक्चुअली ये रिलेशन ऊपर वाले रिलेशन से डिराइव्ड है। जैसे हम लोग बोले थे ना कि न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma है क्या न्यूटन सेकंड लॉ? नहीं sir, F is equal to dp by dt. F इक्वल टू dp बाई dt, और एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था कि जब वो F इक्वल टू ma हो जाता था? जब भी मास कांस्टेंट। जब भी मास कांस्टेंट होता था। तो सिमिलरली अगर ये हमारे पास फॉर्मूला ये है, इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds, जब f और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर f एंड s इज कांस्टेंट, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नोट हो जाएगा तो बताना। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो मेरा ds वेक्टर है, ds वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, dx इन i कैप प्लस dy इन j कैप प्लस dz इन k कैप। अगर कभी तुमको लिखने का जरूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि x में dx डिस्प्लेसमेंट, y में dy, z में dz। तो हो डन। गया। ओके, क्वेश्चन। मान लो एक फोर्स है, फोर्स x i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप, ये एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है 1,2 से -3,4 तक डिस्प्लेस कर दे रहा है। सो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स।
यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं क्या एफ एस कॉस थीटा? हाँ निरंजन, ठीक है, एफ वेरिएबल है तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? ट्राई करो एक बार पहले खुद से, क्या आ रहा है? ओके, खुशी खुशी का आंसर आया 8i + 8/3j। खुशी, खुशी वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ओके सर, गलत किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट कैसे करेंगे पहले ये बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस। एफ को तो मैंने लिख दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। डीएस को क्या लिखे? डीएस को ऐसा लिख देते हैं, डीएक्स इन आई प्लस डीवाई इन जे प्लस डीजेड इन के, बट के में कुछ है नहीं तो छोड़ दो। अब ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं चारों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इंटू डी एक्स इन आई, ये क्या बन जाएगा? x dx बन जाएगा क्या? ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हुआ तो यस सर। नेक्स्ट इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर जे और डी एक्स इन आई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 0। एक जे में है एक आई में है, तो वो टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इसका इसका क्या बनेगा? 0। 0। वो भी 0 बनेगा, आई और जे है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लास्ट वाई स्क्वायर जे और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो यहाँ पर आई जे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर आई, यहाँ पर जे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट किया, तो आई जे का तो मतलब खत्म हो गया वहीं पे। तो मुझे बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक? 1 से -3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, वाई कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4, इंटीग्रेट कर दो।
क्या आया? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से -3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 2 से 4। सर वो एक्स स्क्वायर बाय 2 कैसे आया? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। हाँ एक्स टू द पावर 1 इज 1 + 1 बाई 1 + 1। तो लिमिट पुट करोगे तो पहले -3 पुट करो, तो -3 का स्क्वायर दैट इज 9/2 -1 पुट करो तो 1/2 प्लस y वाले पुट करो तो 4 4 16 4 64/3 माइनस 2 to the 4 to the 8/3। तो ये बन गया 4 + 56/3। ठीक है, सिंपल सा था। तो जस्ट मुझे क्या करना है, अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है तो जैसे हम लोग fs cos थीटा कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल ऑफ f.ds कर देंगे। मैं f को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा इंटीग्रेशन से, फोर्स वेरिएबल है तो। और अगर 3 टर्म होगा xi yi j, मतलब z में भी कुछ है, तो मैं यहाँ पर ds में प्लस dz इन k भी लिखूंगा और फिर आगे सेम प्रोसीड होगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No. ओके, एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन f जो है वो दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3 इन i प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 इन j प्लस 2z in k। Find the work done. Find the work done in moving the object. In moving the object from 0, 1, 2 to 1, 0, 4। हाँ आया। तो ये पूरा हम लोग को मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है? सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं।
मतलब जो मैं डॉट प्रोडक्ट करते गया था, तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 dy प्लस 2z इंटू dz, ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? यस सर। क्योंकि ओवरऑल अपना वही बनना है वापस से, तो जस्ट उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, एक्स क्यूब बाई 3 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन याद है ना सबको, या रिकैप करना है? नहीं सर, याद है। प्लस प्लस एक्स 3x स्क्वायर आएगा। प्लस 3x लिमिट 0 से 1 प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई लिमिट 1 से 0 प्लस 2z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर लिमिट 2 से 4, और तीनों हम लोग का डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से 1 पुट कर दो तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 3, 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, प्लस y वाले में 0 पुट करो तो 0 हो गया, 1 पुट करें तो 1/3 माइनस 1, और फिर से -1 नहीं, एक मिनट, -1 ये आ जाएगा, और z वाले में 4 4 16 -4 12, सिंपल सा है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx कर देना है बस, f डॉट dx इज वर्क डन, और कोई कुछ भी नहीं करना है मुझे। तो वहाँ पे +12 आएगा कि -12? +12 आएगा ना, पहले 4 सब्स्टिट्यूट करोगी तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर -2 जब 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 16 माइनस 4 दैट इज +12 बनेगा ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग का एक ही फोर्स लग रहा है, मतलब वेरिएबल फोर्स हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीपल फोर्स लग रहा हो। उस केस में देखो क्या होगा, मान लो ऐसा दिया है क्वेश्चन, एक F1 इज 2i प्लस 3j, F2 is -3i plus 4k, and F3 is 6j plus 8i minus 2k। ये 3 फोर्स लग रहा है, ये पहले j लिखा गया है, ये 3 फोर्स लग रहा है, and the object is displaced, and the object is displaced from 5,1,3 to 2,5,8. Find the work done by the force. Find the overall work done. Overall work done. इस केस में फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। कांस्टेंट। कांस्टेंट या वेरिएबल?
फोर्स कांस्टेंट है। देखो कोई फोर्स डिपेंड कर रहा है क्या एक्स या वाई कोऑर्डिनेट पे या जेड कोऑर्डिनेट पे? कहीं पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है ना, तो फोर्स कांस्टेंट है। निरंजन देखो एक्स या वाई या जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ये फोर्स देखो, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? हमेशा 2 आई एक्स के डायरेक्शन में 2 लग रहा है, वाई के डायरेक्शन में 3 लग रहा है। सिमिलरली F2 हमेशा एक्स के डायरेक्शन में -3 और जेड की डायरेक्शन में +4, तो ये कांस्टेंट है ना तीनों। तो हम लोग डायरेक्टली एफ नेट फोर्स निकाल सकते हैं। नेट फोर्स बता दो क्या होगा। ठीक है ओके, तो नेट फोर्स क्या हो गया? आई में देखो 2 - 3 + 8 7i, जे में क्या है +3 + 6 +9j, और के में 4 - 2 +2 के। ये मेरा नेट फोर्स लग रहा है क्या? ओके खुशी जस्ट मिनट, ये मेरा फोर्स वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट है 2 - 5 दैट इज -3i, 5 - 1 +4j +8 - 3 दैट इज +5 के। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो वर्क डन क्या हम लोग लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू, क्या करें यहाँ पे? Normal dot product. नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ mod f मॉस cos थीटा। अब देखो f भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, और पोजीशन वेक्टर भी मुझे पता है, तो डायरेक्टली सीधा डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये आ जाएगा -21 + 36 + 10 दैट इज 46 - 21। सर आर वेक्टर कैसे निकाला? आर वेक्टर क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 2 - 5 in i + 5 - 1 in j। आया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होगा ना, सर, तो हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग x के वैल्यू के लिए मेरा फोर्स अलग अलग था। मतलब जब मैं x 0 पर हूँ तो मेरा इसमें फोर्स 3 लग रहा है, लेकिन जब मैं x बढ़ के 1 पे पहुंच गया तो फोर्स मेरा चेंज हो गया, 6 लग रहा है। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना। तो तुम कौन सा लोगे? 3 लोगे फोर्स या 6 लोगे? अच्छा ठीक है, ओके। मेरा फोर्स चेंज कर रहा है बार बार यहाँ पर, लेकिन फोर्स मेरा हमेशा कांस्टेंट है। सही है? कोई दिक्कत किसी को? सर आप एक बार ये बताएंगे कि वो जो अपर लिमिट रहती है और लोअर लिमिट रहती है वो कौन सी वाली रहती है, मतलब फ्रॉम लो टू कौन सा है? लोअर लिमिट इज कहाँ से स्टार्ट हुआ और अपर लिमिट इज कहाँ तक गया। अपर लिमिट वैसे सोचो ना खुशी, कि अपर लिमिट तुम्हारा क्या था कि मैक्सिमम कहाँ तक गया, वही था ना। तो कहाँ से स्टार्ट किया दैट इज लोअर लिमिट, और कहाँ तक गया दैट इज अपर लिमिट। ओके खुशी? ओके सर। ठीक है नेक्स्ट। अब इस फॉर्मूला को वापस से ध्यान से देखो। सॉरी, स्क्रीन आ रहा है? सर ये लास्ट वाला कैसे किया आपने? ये वाला देखो, हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है। हाँ स्क्रीन आ रहा है ना या नहीं आ रहा है स्क्रीन? आ रहा है सर। हाँ, हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो फोर्स जब कांस्टेंट है
और डिस्प्लेसमेंट भी तुमको दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल फिक्स होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, मतलब थीटा मेरा कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, हाँ या ना? यस सर। तो फोर्स भी कांस्टेंट है, थीटा भी फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट भी मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस कॉस थीटा लगा सकता हूँ। हाँ सर। और ये मेरा क्या बन जाएगा, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि एफ कांस्टेंट है। यस और सर। इसको मैं डायरेक्टली एफ डॉट एस लिख सकता हूँ। तो मैंने सीधा क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अभी ठीक है? यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट, इस फॉर्मूला को वापस से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। अब जैसे मान लो ये है, तुमको एफ एस का कर्व दे रखा है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा मुझे? एरिया अंडर द कर्व, अगर मैं इस एरिया का बात करूं, तो ये एरिया मुझे क्या, ये एरिया वर्क डन देगा क्या? याद करो इंटीग्रेशन से में क्या मिलता था, इंटीग्रेशन एरिया में क्या अंडर द देता है, कर्व। एरिया अंडर द कर्व। तो या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि मान लो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F, तो इसका एरिया मुझे क्या दिया, छोटा सा वर्क डन दिया, F इंटू ds, और उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे ऐसा पतला पतला सारा एरिया मिल गया। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ f कर रहे हैं, तो बेसिकली मुझे एरिया अंडर fs कर्व मिल रहा है। और ध्यान देंगे कि प्रोजेक्शन हम लोग किस एक्सिस पे लिए हैं, ds है, तो प्रोजेक्शन हम लोग s एक्सिस पे लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वाले पे। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो। तो एरिया अंडर एफएस कर्व, एरिया अंडर एफएस कर्व गिव्स वर्क डन। डन। क्वेश्चन, यस सर। अगर मान लो एफएस कर्व ऐसा दिया हुआ है, हाँ 4 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, 10 न्यूटन, बताना है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स in displacing the object from 0 to 14 meter. ओके, एक आंसर आया 100 जूल, दूसरा भी आंसर देवांगी भी 100। ओके ओके, एक और आंसर आया 100। तो सिंपल सा मुझे एरिया निकालते जाना है। इस वाले का एरिया हो गया
4 10 जा 40 प्लस ये ग्रीन वाला का एरिया देखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 60/60/2 दैट इज 30 प्लस इस ब्लू का देखो तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 प्लस इस ब्लैक वाले का 2 इंटू 10 दैट इज 20 दैट इज 100 जूल। सिंपल सा है। ओके तो ये हम लोग का एरिया अंडर द कर्व से भी हम लोग बता सकते हैं वर्क डन, या फिर तुमसे वेरिएबल फोर्स पूछ सकता है, मल्टीपल फोर्स पूछ सकता है। अब एक देखते हैं, अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एंगल अगर हर बार चेंज कर रहा है तो फिर कैसे प्रोसीड करना होगा। जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन है, फोर्स कांस्टेंट है, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पे मैं कांस्टेंट फोर्स F लगा रहा हूँ, मतलब F कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो थोड़ी देर बाद का सिचुएशन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा और ये F इधर लग रहा होगा। तो ऐसा लगते लगते मैंने इसको यहाँ तक पहुंचा दिया। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। जस्ट अ मिनट। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। सॉल्व करो, 1 मिनट आना। हाँ, इसका क्या आएगा, सही है खुशी, बढ़िया। देवांगी क्या आया, निरंजन, जल्दी से, समीका, चिन्मयी। यार तुम लोग क्लास का अटेंडेंस मतलब कितने लोग हैं, 40 है ना? 29 ओके।
हाँ जल्दी से कैसे क्या खुशी सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ओके तुम्हारा वो पाइथागोरस से आ जा दिया अच्छा ओके तुमने ये कर दिया ठीक है बट उससे आंसर आ गया बट एग्जैक्ट मेथड वो नहीं है खुशी सर तो कैसे उसमें करना है? हाँ उसमें देखता हूँ बताता हूँ देखो क्या होगा सिचुएशन थोड़ी इस टाइम का सिचुएशन देखो यहाँ पर बीच वाला कोई भी सिचुएशन मैं 2 मेथड बता रहा हूँ ठीक है इनफैक्ट 3 बता देते हैं 3 कर लेंगे लेट्स से ये एंगल थीटा है और ये ऑब्जेक्ट छोटा सा एंगल डी थीटा घुमा तो ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये वाला लेंथ क्या आएगा डी थीटा आर आर डी थीटा सबको पता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर तो एल जो हो जाएगा वो आर थीटा होता है तो ये लेंथ हो गया आर डी थीटा तो देखो फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो उस इंस्टेंट पे ये एंगल कितना होगा ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 डिग्री होगा क्या टेंजेंशियली मूव कर रहा होगा हाँ या ना यस सर ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा राइट यस तो जो छोटा सा वो उतना सा डिस्प्लेसमेंट जो मैंने किया उतना डिस्प्लेस करने में मैंने वर्क डन कितना किया वर्क डन इज एफ मतलब उस छोटे से टाइम में फोर्स को कांस्टेंट तो है ही इनटू एस इनटू कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं क्या छोटा सा वर्क डन हुआ सर वो डी थीटा लिया उधर से एक बार वापस रिपीट करो ना। ओके ये एंगल मेरा छोटा सा डी थीटा है तो उस छोटे से एंगल जब डी थीटा घुमा है तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा याद करो कि ये एंगल अगर डी थीटा है ये लेंथ एल है और ये आर है तो हमारे पास ये रिलेशन होता है ना डी थीटा इक्वल टू एल बाई आर आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला राइट हाँ। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ आर डी थीटा और टेंजेंशियल मूव किया होगा और फिर एंगल मैंने देखा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया ओके तो जो छोटा सा वर्क डन हुआ वो होगा फोर्स इनटू एफ एस कॉस थीटा बहुत छोटे से टाइम के लिए देख रहे हैं तो मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट मान रहा हूँ तो एफ इनटू एस इनटू कॉस थीटा और इसको इंटीग्रेट कर दो टोटल वर्क डन के लिए कहां से कहां तक ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा खुशी थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है सबसे पहले जब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे 0 से 90 तो इनिशियली जब यहाँ पर है तो थीटा का वैल्यू 0 और जब यहाँ पहुंच जाएगा तो थीटा का वैल्यू 90 तो क्या आ गया एफ कांस्टेंट है बाहर आ गया आर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा ये पता है क्या होता है cos थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में याद है या नहीं है ये 1 होता है खुश ये तुम लोग को बताया गया क्या cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 वो ग्राफ हाँ, वाला हाँ, मेथड ग्राफ वाले मेथड से ग्राफ वाले से बताया गया नहीं आई गेस ग्राफ वाला शायद नहीं किया था शायद आई एम नॉट श्योर ओके ओके ठीक है तो चलो हम एक शॉर्टकट देखते हैं हम लोग एक ग्राफ वाला चीज पे थोड़ा डाइवर्ट करते हैं
क्योंकि उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी वाले लेक्चर में आपने कराया? हाँ, उसमें मैंने हो सकता है करवाया हो। तो ग्राफ वाला सिंपल सा है, जैसे हाँ देवांगी, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, बस एक निकाल लो 0 से पाई बाई 2, इसका वैल्यू निकालो क्या आ रहा है सॉल्व करके। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, दैट इज माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाई 2 हो गया 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 दैट इज 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साइन थीटा का ग्राफ मेरा यहाँ ऐसा होता है। साइन थीटा ग्राफ सबको पता है, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई एंड सो ऑन। तो हमने जब 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट किया तो हमने बेसिकली क्या किया, ये एरिया निकाला क्या ग्रीन वाला, तो ये ग्राफ कब करवाया था? साइन थीटा का। हाँ आई थिंक डिफरेंशिएशन के टाइम करवाया गया होगा। नहीं हुआ था ग्राफ? नहीं, अच्छा नहीं नहीं क्या? ओके ठीक है, तो ये ग्राफ याद कर लो यार, साइन थीटा का ऐसा होता है और कॉस थीटा का ऐसा होता है, थीटा के अलग अलग वैल्यू पे। तुम प्लॉट करके देख सकते हो कि 0 90 ये सब प्लॉट करना, तो देखना इस टाइप का आ जाएगा, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये हो गया। टैन का नहीं होगा ना कि होता है अभी? और tan का मैं तुमको ग्राफ बता देता हूँ। tan का ग्राफ, चलो ये पहले नोट कर लो, ये समझा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ tan का क्या सीन है। अब देखो, हमने जब साइन थीटा को इंटीग्रेट किया 0 टू पाई बाई 2, तो मैंने क्या वो ग्रीन एरिया निकाला है? तो इस ग्रीन एरिया का मुझे, इस ग्रीन वाले का मुझे मिल गया कि इसका एरिया है 1, तो इसका एरिया कितना होगा, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, या फिर इसको मैं येलो कर देता हूँ, उसका भी 1 है। आइडेंटिकल सिचुएशन है, उसका भी क्या होगा 1 होगा। तो अगर मुझसे पूछा होता साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई पाई, तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? 2 2 डायरेक्टली 1 प्लस 1 2। अगर साइन थीटा डी थीटा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पूछा होता, तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? 3 0 हाँ 0 0। तो पाई बाई 2 यहाँ से स्टार्ट करो, ये एरिया 1 हुआ और ये एरिया -1 हुआ, तो 1 - 1 दैट इज 0। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा पूछा होता 0 से पाई बाई 2, क्या आता? 1 इसका भी एरिया देखो आइडेंटिकल है ऊपर वाले ग्राफ के जैसा, तो इसका भी एरिया क्या आता? 1। सिमिलरली अगर हमसे पूछा होता कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई, क्या आता है आंसर? 0 0। तो ये सब चीज हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर देगा, हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन करने लग जाएंगे, 30-40 सेकेंड इंटीग्रेशन करने में लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? ये नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। डन। ओके, अब एक tan थीटा ग्राफ, tan थीटा का ऐसा ग्राफ होता है,
तुम्हारे काम का नहीं है tan थीटा का सच। tan 0 0 होता है, tan प्लस माइनस 90 नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। फिर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इन्फिनिटी पे जाता है पाई, फिर 3 पाई/2 पे इन्फिनिटी पे जाएगा, फिर 2 पाई, ऐसा रिपीट होता रहता है। तो अपने काम का ऐसा डायरेक्टली तुम्हारा आ नहीं रहा है ये, इधर भी ये रिपीट हो रहा होगा tan थीटा का। देवांगी वो ज्वाइंट क्यों नहीं है? ओके देवांगी tan 90 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, तो वो ज्वाइन कर दोगे तो तुमको कुछ वैल्यू मिल जाएगा, वो इन्फिनिटी को टेंड करता है ये, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक अभी हम लोग बात किए कि फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं हो, एंगल चेंज कर रहा हो उसका। नेक्स्ट, अगर मेरा फोर्स भी वेरिएबल हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है, लेट्स से ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक चेन रख दिया सच दैट ये लेंथ है 12/3, ये पार्ट टेबल पर है और ये L/3 हैंगिंग है। तो अगर मुझे इसको ऊपर लाना है तो हम लोग क्या करें, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं F। अब इस F के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं उस फोर्स को हॉरिजॉन्टली लगा रहा हूँ एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0 और इस चेन का मास है, टोटल मास m, और ये एक यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन का क्या मतलब है? डेंसिटी सेम रहेगी सब जगह। डेंसिटी हर जगह सेम है, मतलब कोई भी टुकड़ा लो तो उसका डेंसिटी सेम रहेगा। क्वेश्चन है, फाइंड the work done by the force in lifting the entire chain on the table, slowly। ये वर्ड स्लोली इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे धीरे धीरे ऊपर पूरा लिफ्ट करना है तो मैंने कितना वर्क डन किया। नहीं, जिसका आंसर था खुशी नहीं।
ओके, प्रोसीड कैसे करेंगे? FL/3। देवांगी, F के बारे में मुझे पता नहीं, मुझे F का वैल्यू कितना है ये नहीं पता है। F वेरिएबल है। सो उसकी वैल्यू इसके साथ चेंज होगी कि कितना लेंथ नीचे है, उतना Exactly. ही उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। लेकिन उसका वो इक्वेशन नहीं बन रहा है मेरे से। मान लो x लेंथ हैंगिंग है, तो x लेंथ हैंगिंग है तो उस x लेंथ पे कितना नीचे फोर्स लग रहा होगा? ओके, समझा। और ये देखो ये वर्ड, ये तुमको और हिंट देगा। तो कैसे प्रोसीड करना है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेट्स से ऐसा सोचो कि मान लो ये टेबल है, किसी इंस्टेंट पे हम लोग उसको पुल कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे लेट्स से x पार्ट यहाँ हैंगिंग है, तो इस हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा? इस हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा? L by M into X. L/m या Into G. M/L? M/L। हाँ, L लेंथ का मास m है, तो x लेंथ का मास हो जाएगा M/L into x। तो इस पर जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा Yes, दैट sir. इज mg। इतना फोर्स लग रहा होगा क्या उस टुकड़े पे? नीचे की ओर इतना फोर्स लग रहा है, तो अगर मुझे इसको ऊपर स्लोली मूव करना है तो क्या मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, इस साइड? हाँ या ना? हाँ। अगर अगर मुझे स्लोली, अब देखो स्लोली का क्या इंपॉर्टेंस है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग इतना ही फोर्स अगर इसको पीछे की ओर लगा रहे हैं तो ही मेरा बराबर होगा, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा? mx/g/l। हाँ या ना? इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, और मान लो इतना फोर्स लगाए तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है dx विड्थ का, लेट्स से ये dx विड्थ का टुकड़ा ऊपर आ गया टेबल पे, तो उस टाइम में वर्क डन कितना हुआ? मैंने dx मूव कराया तो वर्क डन जो होगा वो ये होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? कोई दिक्कत? मैं छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट मूव कराया तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है यहाँ तक? यस सर। यस। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? यहाँ पर देखो, L/3 से 0 तक। L/3 से 0 तक, या फिर 0 से L/3 तक। 0 से L/3 तक। ठीक है खुशी, तुम्हारा भी सही है। L/3 से 0 तुम अगर इधर देख रही हो, इस वाले x को बात कर रही हो, तो इस वाले x का जो इनिशियल वैल्यू है L/3 और अपर वैल्यू है 0, अगर तुम ये करोगी तो तुमको यहाँ पर एक -dx लिखना पड़ेगा क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है। ठीक है खुशी? और अगर तुम x को यहाँ सर देख मुझे रही हो, हमें क्या खुशी? प्रॉब्लम आ रहा है। किस चीज में? ये लिमिट -0 से L/3 है कि L/3 से 0, वैसे में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे।
देखो वहां पर क्या है कि अब तुम सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो तुमको पता है ना कि मेरा वर्क डन पॉजिटिव होने वाला है, तो इन केस मान लो नेगेटिव आ रहा है तो तुम गड़बड़ कियो। ठीक है, अब और देखना कैसे है ये ओके देखो। ठीक है, देखना कैसे है कि क्या लिमिट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर छोटा सा dx डिस्टेंस मूव किया, तो इनिशियली ये l बाई, इसको छोड़ दो, ये जो मेरा पार्ट था ये कितना था 2l/3, इस 2l/3 को छोड़ दो, अलग रखो। तो ये x डिस्टेंस पे dx टुकड़ा मैंने ऊपर लिया, लिफ्ट किया, राइट। तो वो x का वैल्यू कहाँ से, इनिशियली x 0 था और अभी वो l/3 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो बस इसको 0 से l/3 देख लो क्या आ जाएगा आंसर। m/l g कांस्टेंट हो गया, x dx का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से l/3, तो ये बन जाएगा mg/l/2 l²/9। एक कुछ तो छूट गया अपना, हाँ ठीक है, तो ये आ गया mg/l/18। सही है। इसका एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है बट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो तुम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ लो फिर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये फोर्स, फोर्स कैसे लिखना है वो समझ में आया। ये जो फोर्स आया अपना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। फोर्स तो हम लोग लिख लेंगे आराम से, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो, वो तुमको वर्क डन देगा, और उसको इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, व्हाट इफ अगर मेरा यहाँ पर फ्रिक्शन होता, यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन को 0 लिया है, व्हाट इफ फ्रिक्शन होता, तब क्या करता है? सिचुएशन ऐसा होता, ये पार्ट l/3 था, ये पार्ट 2l/3 है, लेट्स से म्यू इज 1/2। अब बताना है वर्क डन क्या होगा टू लिफ्ट। बस फोर्स का फॉर्मूला बता दो, उसके बाद तो हो जाएगा। बस फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x, कैलकुलेट। अगेन सेम वैसे ही प्रोसीड करो, x लेंथ नीचे है। अच्छा, कौन हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में? निरंजन, अनम्यूट कर सकते हो?
खुशी ये फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए। फोर्स ओके। ओके ठीक है। चलो तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा इसमें, जैसे मान लो इसमें मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, और क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो इस पर नीचे की ओर लग रहा होगा एम, इसका मास होगा एम एक्स बाई एल इंटू जी। और क्या फोर्स लग रहा होगा इस पर खुशी? और कौन सा फोर्स ली? नॉर्मल नॉर्मल कितना लगा? m by l into l minus x g। एल बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। उस टुकड़े का लेंथ है एल माइनस एक्स, एल लेंथ का मास है एम, तो एल माइनस एक्स लेंथ का मास होगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो नॉर्मल उतना हो गया। और फिर क्या की खुशी? न्यू एन ढूंढा, मतलब फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ढूंढा, तो फ्रिक्शन हमें मिल गया, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, फ्रिक्शन वाज 1/2 m by l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। तो फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन प्लस एम एक्स बाई एल इंटू जी, राइट? तो ये बन गया m बाई 2l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी प्लस एम एक्स जी बाई एल। किसी को कोई दिक्कत कहीं पे किसी स्टेप में? तो अब एक बार फ्रिक्शन आ गया, फिर तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे वर्क डन के लिए। तो ये बन गया m बाई 2l कॉमन ले लो, एम जी बाई 12 कॉमन ले लो, तो एल माइनस एक्स प्लस 2x, तो एल प्लस एक्स बन गया। ठीक है, सेम आया तो खुशी हो क्या? सिंपल सा है। और फोर्स मिल गया, तब हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एम जी बाई 2l इंटू एल प्लस एक्स, लिमिट 0 से l/3। ठीक है। सर वो F इज इक्वल टू F फ्रिक्शन प्लस mx l बाय इंटू जी, हाँ, वो इसलिए क्या, क्योंकि देखो अगेन हमें क्या करना था, स्लोली पुल करना था। तो इस पर एक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा होगा और एक फोर्स एम एक्स बाई एल इंटू जी लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स पीछे लग रहा है, तो मुझे आगे भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना स्लोली मूव करने के लिए। हाँ ठीक है, तो उतना फोर्स मैंने लगाया इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकाल लिया। ठीक है, किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? सब कुछ समझ में आया? सर, पर आगे भी उतना ही फोर्स लगा है तो मूव थोड़ी ना होगा। बढ़िया। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं। नहीं। लेकिन लेट्स से इसका, जब मैं फोर्स लगाया, इसका इनिशियल स्पीड 0.00001 मीटर पर सेकेंड था, तो क्या होगा? मूव करेगा कि नहीं करेगा? सेम स्पीड से मूव करेगा। इतना स्पीड से मूव करते रहेगा। तो जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में उसको मैंने स्लोली मूव कराया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इनिशियल स्टेज में जब जस्ट स्टार्ट करना होगा, तो हम लोग इस वाले फोर्स को जस्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे ही ये वेलोसिटी गेन कर लिया, उसके बाद इक्वल फोर्स लगाना शुरू करेंगे हर एक स्टैंड पे, तो वो स्लोली मूव करेगा। फाइन। तो जब भी तुमसे ऐसा वर्ड मेंशन कर रहा है स्लोली या फिर विद जीरो एक्सेलरेशन, दैट मींस हमें ऐसा सिचुएशन लेना है जिसमें नेट फोर्स 0 हो, तभी वो ऑब्जेक्ट मेरा स्लोली मूव करेगा।
ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दिनेश सर इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हम लोग क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय। अभी कोई और क्लास नहीं है ना? नो सर। ठीक है, ओके, चलो बाय।